यहाँ पे आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना, पोस्ट करनी है। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके आप जो जो आर्टिकल लिखे हुए सब ने वो आर्टिकल यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये अब देखो ना, ऑथर है ना। Okay, ये मैंने एडिटर का किया था कि ऑथर का किया था, चेक करें जरा, मैं ट्राई कर सकता हूँ। सर ऑथर किया था आपने। एक ऑथर तो दूसरे ऑथर के कंटेंट को नहीं डिलीट कर सकता, तो यहाँ पे ये ट्रैश की ऑप्शन क्यों आ रही है? एक मिनट, मैं यहाँ पे जो है ना कुछ रोल स्पेसिफाई कर देता हूँ ताकि ओके द ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, चूज एनी अदर ईमेल। मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने यूज़र बनाया होगा, मुझे लगता है मैंने एडिटर का यूज़र बनाया हुआ ये पहले भी, स्टूडेंट को दिया था, मैं काम नहीं किया था स्टूडेंट्स ने। चेकआउट कर लें कि ये एक हाँ ये मेरे पास आ रहा है एडिटर का। सर 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 सर, एडिटर का रोल नहीं है, इसको हम रोल को चेंज कर लेते हैं और इसको ऑथर पे कर देते हैं। आपने जितने भी ब्लॉग्स राइट करने हैं, ठीक है, वो अपलोड कर देने हैं यहाँ पे। इंटरनेट कनेक्शन मेरा स्लो आ रहा है। सर आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। वॉइस भी स्लो आ रही है मेरी, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बेसिकली मेरा जो दूसरा माइक है उसकी पिन खराब हुई हुई है, आज मैं जाके न्यू पिन ले आऊँगा। ठीक है, आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। यस सर, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे माइक की जो पिन है, जो दूसरा मैं ऑलरेडी जो नॉर्मल यूज़ पे माइक में यूज़ करता हूँ, उसकी थोड़ी पिन जो है ना वो ख़राब हुई हुई है, कनेक्ट नहीं हो रहा। आज मैं ले आऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं जो हेडफोन वाला माइक है उसी से जो है ना वो आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इसका मैं रोल जो है ना वो ऑथर कहता हूँ। आज मुझे इंटरनेट ने बहुत तंग किया हुआ है, पिछले लास्ट 2 वीक से इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, अभी भी यही कर रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ यही है। यस सर। मैंने ये अभी इंटरनेट के बारे में जिक्र किया था उसे। एनीवे, इसको मैं दोबारा एक बार स्क्रॉल डाउन करके रोल देखता हूँ ज़रा। हाँ अभी देखो ना, कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे की पोस्ट डिलीट नहीं कर सकता। ऑथर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती, आप अपनी अपनी पोस्ट डाल के एडिट कर सकते हो। आपने जस्ट क्या करना है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा आतिक ने बेसिकली शेयर किया। आतिक किसकी कंपनी रेफर, गीक जेनिक्स के ऊपर लिखा था? मैंने कंपनी स्पेसिफिक कही थी कि आपने गीक जेनिक्स को ही मेंशन करना है। हाँ गीक जेनिक्स के ऊपर ही है। कंट्रोल ए कॉपी, इंटरनेट स्लो होना तो ऐसा लगता है जैसे काम बहुत स्लो हो गया है, दिल ही नहीं कर रहा काम करने को। ओके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये सारा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो चुका हुआ है। एक बार मैं आर्टिकल को थ्रूली एक बार चेक भी कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम्स, ठीक है, दीज आर द लीडिंग प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय कीकजेनिक्स, ठीक है, 1 2 3 4, स्ट्रक्चर भी ठीक है, पॉइंट्स फॉर्म में बताया हुआ है, 6 टेस्ट स्टोरीज भी ठीक है, बेनिफिट्स भी ठीक है। ओके दैट्स वेरी गुड आतिक। आतिक ने एक अच्छा ब्लॉग लिखा है। इसके अंदर आतिक कीवर्ड आपके पास जो आ रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज था। यस सर। ओके, तो हम कीवर्ड को यहाँ पे रैंक मैथ में ऐड कर देंगे। अब मुझे ये बताओ कि रैंक मैथ की जितने भी एरर्स हैं ये किस किस को पता है? बेसिक एसईओ के अंदर मैंने ये सबको बताए हुए हैं, ऐसे ही है? जी यस सर। सर। नॉर्मली सब सारे कैंडिडेट्स को पता ना जो इस क्लास के अंदर है? नो सर, मुझे नहीं पता। कंटेंट जब आप लिखते हो ना कीवर्ड्स के ऊपर, तो आपने यहाँ पे ऐड अप करना होता है। रैंक मैथ का प्लगइन ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर देना है। अब फोकस कीवर्ड ऐड करने के बाद वो आपको एसईओ के अंदर ना, ऑन पेज एसईओ के अंदर आपके पास जो बेसिक ऑन पेज एसईओ है वो ये होती है कि आपका टाइटल में आना चाहिए,
focus keyword meta description, URL, focus keyword appear for the 10% of your content, first 10% के अंदर appear होना चाहिए और कंटेंट के अंदर होना चाहिए। ये आपकी बेसिक एसईओ होती है ऑन पेज के अंदर। इसके बाद एडिशनल एसईओ आती है। एनीवे अब इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स किया वो भी मिस्टेक कर रहे होते हैं, और जो बेसिकली इंटर्नशिप में होते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट, ये जो एसईओ टाइटल है ना, एसईओ टाइटल से मुराद ये वाला टाइटल नहीं होता। ये जो टाइटल है ना, ये वाला टाइटल नहीं होता है एसईओ टाइटल से मुराद। एसईओ टाइटल से मुराद होता है ये वाला टाइटल, एडिट स्नैपेट वाला, जो लोगों को आपके सर्च रिजल्ट्स में नजर आएगा, ये होता है एसईओ टाइटल। नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं कि इसको एसईओ टाइटल समझने लग जाते हैं, लेकिन दैट्स नॉट योर एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल ये है, और ये अंडर 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आप ये वाला टाइटल और ये वाला टाइटल तकरीबन नॉर्मल तौर पे डिफरेंट रख सकते हो, लेकिन इतना भी डिफरेंट नहीं है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। लफ्ज बेशक कम कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ChatGPT में चले जाएंगे, हम इसको थ्रोली अंडर 60 कैरेक्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली ChatGPT को कह देना है कि री राइट दिस टाइटल अंडर 60 कैरेक्टर्स। ठीक है, आगे मैं टाइटल मेंशन कर दूंगा, आल्सो मेक इन क्लिकेबल वे बिकॉज इट्स मेटा एसईओ टाइटल। ठीक है, उसने 3 हमें लिख के दे दिए हुए, हाउ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कैन इवैल्यूएट योर ब्रांड इन 2025, टॉप डिजिटल मार्केटिंग मूव 2025, ग्रो योर ब्रांड फास्ट विद डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारा फोकस कीवर्ड है। ये टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर 2025 ग्रोथ, इसको हम ले लेते हैं। दैट साउंड गुड, इसको हम यहाँ पे ऐड अप कर लेंगे। एडिट स्नैपेट ये टोटली चेंज हो गया हुआ है और अंडर 46 कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद अगर अपने वेबसाइट का नेम है बाइक एक जेनेक्स विल ग्रो, या सिंपली अंडरस्कोर करके हम यहाँ पे सेपरेटरी ऐड कर लेंगे। ठीक है, पूरा पूरा 60 कैरेक्टर्स के ऊपर है। रहने देते हैं इसको, चलो। एनीवे इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है परमालिंक। परमालिंक मेक श्योर किया करें कि आप जो है ना सिर्फ कीवर्ड छोटे से छोटा आपने परमालिंक रखा है, तो हमारे पास जो फोकस कीवर्ड है उसी के ऊपर हम परमालिंक रखते हैं। ये हमारे पास यूआरएल है और ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो मैं ऐसे कहूँगा, अब मेटा डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड्स की होती है? 160 कैरेक्टर्स की। सॉरी 60 कैरेक्टर्स नहीं, हमने लिखना था अंडर 160 कैरेक्टर्स। ठीक है, proven online strategies by Geeks10x, ये भी ठीक है। एनीवे अब यहाँ पे हमारी जो है ना वो ये बेसिक एसईओ कंप्लीट हो गई हुई है। अब इसके बाद जो फर्दर एसईओ आती है हमारी एडिशनल एसईओ। एडिशनल एसईओ में क्या है? फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग्स। सब हेडिंग से मुराद ये है कि हमारे पास यहाँ पे H1 हेडिंग जो होती है ना हमारी,
वो ये टाइटल हमारा H1 हेडिंग ही होता है। इसके बाद जितनी हेडिंग स्टार्ट होती हैं वो सारी H2 हेडिंग होती है, फिर H3, H4। इसके बारे में सबको पता है ना, H1, H2, H3 सबको पता है? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है। इसके बाद जितनी भी हेडिंग्स, एक बार आपने हेडिंग स्ट्रक्चर चेकआउट कर लेना, ये H3 है, H2 है, एंड दैट्स गुड। आतिक ने अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है, हेडिंग स्ट्रक्चर भी अच्छी तरीके से उसने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आ रहा है वो है कीवर्ड डेंसिटी। अब कीवर्ड डेंसिटी हमारा 7 दफ़ा हमारा कीवर्ड थ्रू आउट द कंटेंट अपेयर हो रहा है। अगर कीवर्ड डेंसिटी फुलफिल होती है देन ओनली कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर काम करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी देख लेते हैं हम यहाँ पे। खाली अगर हम डिजिटल मार्केटिंग लेते हैं तो हमारे पास वो 26 टाइम रिपीट हो रहा है विद डिजिटल मार्केटिंग। मैंने बिजनेस स्ट्रगल विद डिजिटल मार्केटिंग जो, ठीक है, इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर भी नहीं कर सकते। ये कीवर्ड आ रहा है, बाकी कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। FAQ में आ रहा है, ओके गुड। कंसल्टेशंस, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशंस जो है ना वो फॉर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। कॉन्टैक्ट एग्जांपल फॉर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन। सर ये जो हमारे पास सिमेंटिक कीवर्ड्स होते हैं वो तो इसकी जगह नहीं ले सकते। नहीं, वो इसकी जगह नहीं लेते होते। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कीवर्ड डेंसिटी इतनी ही रहेगी। अब पहले क्या होता था, पहले की एसईओ में 2016, 2015 और 16 से पहले ना लोग क्या करते होते थे, मैं भी पहले बेसिकली ये काम करता होता था, लेकिन इतनी देर पहले नहीं। लाइक मैंने एसईओ काम स्टार्ट किया था 2021 में। तो मैं भी शुरू में जो है ना कीवर्ड डेंसिटी खुद फोर्सफुली इम्बेड करता होता था कंटेंट के अंदर। ठीक है, अक्सर क्या होते थे कि जैसा आप ये देखो ना, यहाँ हमारे से 7 टाइम्स कीवर्ड आ रहा है। अगर 6 या 7 टाइम आ रहा है ना, इनफ है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एटलीस्ट 6 से 7 टाइम आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा दफ़ा आप पुट करने की कोशिश करते हो जहाँ पे सेंस नहीं बनती कीवर्ड की, वहाँ पे भी आप कीवर्ड एडअप कर देते हो ना, उसको कहा जाता है कीवर्ड स्टफिंग। गूगल जब आपका कंटेंट रीड करता है और वहाँ पे मल्टीपल टाइम आपका कीवर्ड अपेयर हो रहा होता है और जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती, उसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। और ये ब्लैक हैट एसईओ की एक टेक्निक होती है। ठीक है, कंटेंट तो थोड़ी देर में आपकी रैंकिंग में रहता है, लेकिन उसके बाद आपका कंटेंट डी रैंक हो जाता है। तो हाईली रेकमेंड है, अगर कीवर्ड डेंसिटी बन रही हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रही तो फोर्सफुली इम्बेड करने की ज़रूरत नहीं है कंटेंट में। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है क्लाइंट, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादातर क्लाइंट बेस्ड काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं मुझे कीवर्ड डेंसिटी पूरी चाहिए, तो उस केसेस में आपने क्या करना है, उस केसेस में आपने मेक श्योर ये करना है कि अब यहाँ पे आपने कोई मिड ऑफ द कंटेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना कीवर्ड हमारा जो विजिबल हो रहा है ना वो टॉप में और बॉटम में नजर आ रहा है। ज़्यादातर मिड ऑफ द कंटेंट में हमें कीवर्ड की विजिबिलिटी इतनी नजर नहीं आ रही। ये देखो ना, टॉप में आ रहा है, उसके अलावा मिड ऑफ द कंटेंट में कहीं भी नजर नहीं आया, और उसके बाद FAQ में आया। जैसा तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपका नहीं बनता तो आप FAQ के थ्रू अपनी कीवर्ड डेंसिटी को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अब ये देखो ना, यहाँ पे मिड ऑफ द कंटेंट में नहीं, तो हमें एटलीस्ट मिड ऑफ द कंटेंट में भी एडअप करना पड़ेगा इसको। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एनीवे, हम यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं उनको सर मैं ये कह रहा था कि मिड में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मिड में बिल्कुल नहीं है, तो हमने एटलीस्ट मिड ऑफ, आपने एक सीक्वेंस वाइज चलना है। सीक्वेंस वाइज से मुराद ये है कि टॉप 30% में लाजमी होना चाहिए, मिड ऑफ द कंटेंट एंड बॉटम में। ठीक है, ताकि एक सीक्वेंस वाइज बन जाए। तो अब मिड ऑफ द कंटेंट में नहीं है, इसको हम किस तरह से एलैबोरेट करेंगे। अब यहाँ पे ये कीवर्ड जो है ना, ये एक ब्रॉडेड कैटेगरी है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। आगे फर्दर सर्विसेज को एक्सप्लेन किया है, वहां पे हम दोबारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं लिख सकते,
डिजिटल मार्केटिंग हम जो सर्विस लिखेंगे, जो न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, जिस तरह से बेनिफिट्स के अंदर हम फुलफिल कर सकते हैं इस कीवर्ड को। ये बेनिफिट्स क्योंकि एक नया सेक्शन है। उसके अलावा सक्सेस स्टोरीज में हम कवर अप कर सकते हैं। अब इसको कवर अप किस तरह से किया जाएगा, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने चलना है चैट जीपीटी में। मैंने से कहना है कि रीराइट दिस कंटेंट and make keyword density 1%. My focus keyword is, यहाँ पे मैं अपना फोकस कीवर्ड लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये इन दैट केस कह रहा हूँ कि अगर आपका क्लाइंट कहता है कि हमें आप कीवर्ड डेंसिटी फुलफिल करके दें, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो इस चीज़ को काफ़ी नोटिफाई करते हैं कि चेकलिस्ट हमें ना सारी चाहिए, ग्रीन ही होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आई किसी को? यस सर। तो ये सिर्फ उसी केसेस में किया जाता है। यस सर। जी सर। ओके, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें चले जाएं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे H2S। तो अब सर यहाँ जो पे हमारा हमारे 12 टाइम्स रिपीट हो गया हुआ है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी सिमेंटिक हमारी। कीवर्ड्स हैं, उनका क्या रोल होता है इसमें? सेमेंटिक कीवर्ड जब हम ब्लॉग लिखवाते हैं ना, उसके अंदर ही इवॉल्व होते हैं वो सेमेंटिक कीवर्ड। सेमेंटिक कीवर्ड से मुराद ये है कि आपका जो ब्लॉग है ना, एक तो वो फोकस कीवर्ड के साथ सेमेंटिक कीवर्ड्स में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है ना, सेमेंटिक कीवर्ड इसका बनता है डिजिटल मार्केटिंग। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी एक सेमेंटिक कीवर्ड होगा। डिजिटल मार्केटिंग आगे जो है ना वो आप लगा लो कंसल्टेशंस, ये भी एक सेमेंटिक कीवर्ड्स होगा। तो सेमेंटिक कीवर्ड्स आपकी कीवर्ड के आगे वर्ड लग जाता है या उसके साथ एक वर्ड या मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उनका रोल भी इसी के ऊपर ही उतरता होता है। मेनली आपका जो की आर्टिकल है ना वो ज्यादातर सेमेंटिक कीवर्ड्स पे ही अपेयर होता है। मैंने एक ब्लॉग राइट किया था लास्ट एक क्लाइंट के लिए, ब्लॉग का था अफ्रीकन ग्रे पैरट फॉर सेल। मेरे पास एक क्लाइंट था गिग जेनिक्स के अंदर ही, जो मैंने फर्स्ट जब क्लाइंट दिया तो क्लाइंट का काम बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि मैंने बताया था कि ब्लॉग राइट कैसे करना है। तो हमारे पास जो मेन कीवर्ड था ना वो था अफ्रीकन ग्रे पैरट फॉर सेल। सही ये एक ई कॉमर्स सर। बेस्ड कीवर्ड था। अब वो जब रैंक हुआ था ना, उसके ऊपर फर्दर दूसरे सेमेंटिक कीवर्ड्स आ रहे थे, जैसा से बेस्ट अफ्रीकन ग्रे पैरट फॉर सेल, ठीक है, वेयर टू बाय अफ्रीकन ग्रे पैरट। इस तरह के जो मल्टीपल सेमेंटिक कीवर्ड्स हैं ना वो पेयर हो रहे थे। और सेमेंटिक कीवर्ड्स ज्यादातर हमारे पास यूजेबल होते हैं एफएक्यू में मोस्टली। ठीक है, क्लियर हुआ किसी को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सक्सेस स्टोरीज को भी, अब ये मैंने सिर्फ दो ही पोर्शन को क्यों छेड़ा, बाकी पोर्शंस को इस वजह से नहीं किया क्योंकि अगर यहाँ पे पे पर क्लिक है ना, ठीक है, इसके अंदर मैं बार बार डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं लिख सकता क्योंकि ये पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक ऐसा सेक्शन जो अलग से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को एलैबोरेट करता है वो दूसरा सेक्शन बनेगा, जैसा से ये सक्सेस स्टोरीज है, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर उसकी आगे से फर्दर मैं ऑप्शंस को डिस्क्राइब कर रहा ना, बार बार मेन हेडिंग को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये चीज किसी को समझ आई हुई कि नहीं है? सबको आ रही है कि नहीं आ रही समझ? यस सर, आ रही है। जी सर। पेस्ट कर, मैंने सिंपल उसको कहा है कि आल्सो डू द सेम विद दिस कंटेंट। इस कंटेंट के साथ भी ऐसे करना जो भी प्रीवियस कंटेंट के साथ किया। एक ही चैट के अंदर अगर आप बात करते रहते हैं तो बार बार चैट बोट को ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती।
ये देखना उसने आपको बता दिया एब्सोल्युटली रीराइटिंग द वर्जन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज incorporate the keyword digital marketing services and around the 1% of the keyword density. Use 5 times in 500 words. क्लास में हो? यस सर। अच्छा, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि मैंने किया क्या, ताकि आपको पता लग जाएगा। कंटेंट का मैं ना स्ट्रक्चर बना के आपको बता देता हूँ कि मैंने मिड ऑफ द कंटेंट को क्यों नहीं चला। अब कंटेंट जो हमारा चल रहा है ना, वो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज इलेबोरेट होते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, एसईओ हो गई, उसके अलावा पे पर क्लिक हो गया, मल्टीपल सर्विसेज हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई, फिर उनका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स के अंदर भी जो है ना कैटेगरीज आ रही हैं। अभी मैं ये जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ, और प्रॉपर सोल्यूशन भी हम कैटेगरीज के अंदर सोल्यूशन बता रहे हैं उनका। अब इस फर्दर कैटेगरीज को जब इवॉल्व किया जा रहा है ना, तो मैं बार बार इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र नहीं कर सकता सर्विसेज का, क्योंकि मैं फर्दर कैटेगरीज को इलेबोरेट कर रहा हूँ इसके अंदर। क्योंकि अगर आगे आ रहा है सक्सेस स्टोरीज, क्योंकि इसके अंदर बार बार मैं डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड रिपीट कर सकता हूँ, इसके अलावा बेनिफिट्स के अंदर कर सकता हूँ। ये चीज समझ है किसी को कि नहीं? जी सर। यस सर। दैट्स द रीजन कि मैंने सिर्फ सक्सेस स्टोरीज को लिया है और साथ ही साथ बेनिफिट्स को लिया। हमारे यहाँ पे सक्सेस स्टोरी। वालेकुम अस्सलाम। कॉपी करके हम उधर। सर सॉरी फॉर लेट, मुझे पता नहीं चला था। चलो कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ पे 18 टाइम्स रिपीट हो गई, देख रहे हो? कीवर्ड हमारा कितनी देर हो गया? 18 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है ना, मैं इसे कहूँगा विद फैक्ट्स। अब फैक्ट्स एंड फिगर से मुराद ये है कि अब जो चैट जीपीटी हमें सक्सेस स्टोरीज लिख के देगा ना, वो फैक्ट्स एग्जैक्ट नंबर्स एंड फिगर्स के साथ बना के देगा, वो एक ज़्यादा ऑथेंटिक वे में लगता है। सर ये चैट जीपीटी की चैट शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। या ये देखो ना, 300%। ये जो परसेंटेज नंबर्स फॉर्म में होते हैं ना, फिगर्स, ये क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते होते हैं। ये चीज समझ आई किसी को? यस सर। तो सक्सेस स्टोरीज में हमने इसी वजह से फैक्ट्स एंटर किए हैं। ऐसे करता हूँ। सिक्स हंड्रेड नहीं, पोर्शन ज़्यादा बढ़ा देगा, 600 वर्ड्स। कंटेंट बहुत शॉर्ट है, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा 600 वर्ड्स का सक्सेस स्टोरीज का पोर्शन कर दिया। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ जितने भी Q&A सेशंस होंगे ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि जूम मीटिंग पे करूँ। जूम मीटिंग में मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वहाँ पे रिमोट एक्सेस का एक्सेस मिल जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, इस ऑप्शन पे जाएं,
तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होता है। तो लास्ट मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के, पहले मैं क्लाइंट्स के साथ जूम मीटिंग ही करता होता था, उनकी रिमोट एक्सेस चाहिए होती थी मुझे सिस्टम की। तो इसी वजह से एक तो आसान हो जाता है, रिमोट एक्सेस मिल जाती है, और जो बात मैंने तकरीबन 15 मिनट के अंदर बता के करवानी होती है, वही खुद मैं अगर करूँ तो 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होंगी Q&A सेशन की, ये वाली नहीं, Q&A सेशन की, वो हमारी जूम मीटिंग पे होगी। ओके, सर जूम से हमें एक्सेस मिल जाता है डेस्कटॉप का? डेस्कटॉप एक्सेस मिल जाता है अगर आप रिक्वेस्ट शेयर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये है रियल रिजल्ट, ये वाला था हमारे पास। अभी तक ना यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तो उसकी वजह से हमें ये इतना अट्रैक्टिव वे में नज़र नहीं आ रहा, तो इसी वजह से हम इसको रिडाइट कर रहे हैं। यहाँ पे जब हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर्म में डाटा आ रहा होता है ना, तो क्लाइंट ज़्यादातर इसी चीज़ को नोटिफाई करता होता है। अब हमारे पास 21 टाइम्स अपेयर हो रहा है कीवर्ड, और ये हमारा ग्रीन में हो गया है लगभग, तो इसको हम अब इतना ही रहने देंगे। ये चीज़ समझ आई? कीवर्ड डेंसिटी पूरी करनी आ गई, जी सर। कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं हुई, फोर्सफुली एम्बेड भी नहीं किया गया, और हमारे पास कीवर्ड की डेंसिटी भी कंप्लीट हो गई है। ये चीज़ समझ आई किसी को? जी सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक के बारे में। हाईली रेकमेंड है कि अगर किसी सर्विस बेस्ड वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके जो एक्सटर्नल लिंक की जो रिक्वायरमेंट है एसईओ के अंदर, वो इसके इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर दो, फेसबुक का लिंक ऐड, कोई भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक ऐड कर दो। इससे क्या होगा कि आपको किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी वेबसाइट के जो है ना वो फर्दर प्लेटफॉर्म का लिंक दे रहे हो। ठीक है, जैसा से मैं यहाँ पे बॉटम में कह देता हूँ फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। ठीक है, अब फेसबुक के अंदर जो है ना वो हम यहाँ पे फेसबुक के ऊपर लिंक लगा सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा फेसबुक, तो हमारे पास GeekGenX का फेसबुक अकाउंट आ जाएगा। इस पर क्लिक करके ये इसका हमारे पास ऑफिशियल पेज है, तो इसका ही मैं लिंक कॉपी करके इसके ऊपर लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारे एक्सटर्नल लिंक की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। इंटरनल लिंकिंग के लिए मैंने एक टूल रेकमेंड किया था सबको, लिंक विस्पर। ये प्लगइन है वर्डप्रेस का। इससे क्या होता है, अब लिंक विस्पर क्या करता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स हैं उनको एनालिसिस करता है और आपको रेकमेंड करता है कि ये ब्लॉग का लिंक आप अपने इस ब्लॉग के अंदर इंटरनल करें, ताकि एक आपको अच्छा जो है ना वो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंटरनल लिंक बिल्डिंग होगी ना, उतनी ही आपकी वेबसाइट को एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो हम ये वाला प्लगइन इसे इंस्टॉल कर लेंगे। स्पेलिंग लगाता हूं। ये हमारे पास ये आ रहा लिंक विस्पर। ठीक है, ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेक श्योर किया करें कि जब भी किसी सर्विस बेस्ड वेबसाइट के ऊपर काम करें, जहाँ पे भी उस वेबसाइट का नेम आता है, जैसा हमारे पास शुरू में ही GeekGenX आ रहा है ना शुरू में ही, अब नेम के ऊपर आपने आपके होम पेज का जो लिंक है ना उसको देना है। इससे क्या हो जाएगा, इंटरनल लिंक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी होम पेज के लिए। ये चीज़ समझ आई किसी को? यस सर। ठीक है, इसके बाद लिंक विस्पर हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। यस सर। उसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा। हाँ, लिंक विस्पर आपको बता देता होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से लिंक्स हैं जिनको आपको इंटरनली मैनेज करना होगा। एडिशनल गेन, सो सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। सेव ड्राफ्ट करने के बाद एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब क्या ये तब भी होता है जब आप जो आर्टिकल लिख रहे हो ना, उससे रेलिवेंट आर्टिकल आपकी वेबसाइट के अंदर हो। अब एग्जांपल के तौर पे जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं 1000, 2000, 3000 आर्टिकल्स, उसके अंदर इंटरनल लिंक बिल्डिंग कैसे फाइंड की जाती है?
लिंक्स को इसी तरह से जो है ना वो फाइंड किया जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिंक विस्पर के ऊपर काम किया हुआ, कौन है? मैंने रेकमेंड किया भाई ये प्लगइन पहले भी, किसी ने काम किया हुआ है? सादत ने किया ना, सादत काम किया हुआ लिंक विस्पर के ऊपर, क्लास में ही हो? सादत क्लास में ही है? तो मेरे सामने ये इंटरफेस नहीं आ रहा, कौन कौन क्लास में है? सर हो सकता है शहर सादत के भाई को बाद ऐसा कोई मसला हो। सादत मेरे क्लास में ही है, हाँ मेरे को आ रहा है। देखो मेरे सामने ना ये वाला इंटरफेस नहीं है सर जिसमें क्लास में है सादत भाई। माइक पे शायद है ना आवाज़ मेरी तो नहीं सर पहुँच नहीं होगी। एनीवे यहाँ पे हमारे पास देखो ना, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ये जो है ना वो वर्ड्स रेकमेंड है, इसके ऊपर ना मैं कल लेक्चर दूंगा लिंक विस्पर के ऊपर, कि अभी हमारे पास इतना कलेक्टिव डाटा नहीं है इस वेबसाइट के अंदर, ये मैसिव ब्लॉक्स नहीं है इससे रेलिवेंट लिखे हुए, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे विजिबल नहीं है। एनीवे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है, इंटरनल लिंक बिल्डिंग भी हो गया, एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग भी हो गया, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टाइटल रीडेबिलिटी भी ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है। रैंक मैथ आपको प्रोवाइड करता है टेबल ऑफ कंटेंट स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट लिखेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट रैंक, अब रैंक मैथ का जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना वो इतना बड़ा नजर आता है जैसा ये देख रहे हो, तो मेक श्योर क्लियर करो कि सिर्फ जो है ना वन टायर के ऊपर है। अब ये जो है ना H1 है, H2 हेडिंग्स, सॉरी ये H2 हेडिंग्स है ना, H3 हेडिंग्स और H4 हेडिंग्स को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना सिंक्रोनाइज हो जाएगा और इतना मजीद जो है ना वो कलेक्टिव इमेज नहीं आएगा आपकी वेबसाइट के अंदर, और टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से आपकी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और कंटेंट की लेंथ बढ़ जाती है। कीवर्ड डेंसिटी इस वजह से इंक्रीज हो रही है क्योंकि हेडिंग्स में भी कीवर्ड्स आ रहा होता है, तो उससे हमारे कीवर्ड्स की डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो मेक श्योर किया ना H2 हेडिंग्स ही आपकी अवेलेबल हो, H3 उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मैं न्यू टैब में देखो हमारी 85% है, मेक श्योर करना है कि 85 से अबव ही होनी चाहिए आपकी ऑन पेज एसईओ स्कोर। अभी इसके अंदर हमने इमेजेस ऐड अप नहीं की लेकिन स्टिल हमारे पास 85% एसईओ स्कोर अवेलेबल है। ओके तो हमारे पास ये आ रहा है इस तरह से, टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है इस तरह, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मुझे लगता है कि इसके मुझे H2 टैग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये अच्छा तरीके से विजिबल नहीं आ रहा है। बाय डिफॉल्ट मैं वेबसाइट के कुछ चेंजेस कर लूँगा क्योंकि देखो ना हेडिंग्स बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है, बहुत बोल्ड आ रहा है, कोई रीडेबिलिटी अच्छी नहीं आ रही इसकी, वो बेसिकली वेबसाइट का अपना फेल है, इसको मैं करवा दूंगा। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया ऑन पेज एसईओ, ठीक है। इसके बाद सिर्फ इमेज क्रिएशन रह गई हुई है। एनीवन हु हैव क्वेश्चंस? अभी तक किसी कैंडिडेट के भी क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कंसर्न कर सकते सर वो मैंने आपको एक सेंड किया अपना, वो ये डॉक सेंड किया मैंने अपने एक आर्टिकल का लॉ फॉर्म एसईओ वाला एक कीवर्ड पे। सर वो एक बार चेक कर लें, गलतियां बता दें जो हैं इसमें। सर पिछली बार आपने कहा था टेस्टिमोनियल मैंने ऐड करने थे और इस बार मैंने एफएक्यूज भी ऐड किए हैं, और एफएक्यूज सर मैंने गूगल से लिए हैं। गूगल पे हम सर्च करते हैं ना तो कुछ एफएक्यूज देता है, वो वाले मैंने ऐड किए हैं इसमें। अच्छा इसके ना एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, उसको मैं रिमूव करूँ तभी हमारे पास यहाँ पे वाइड एरिया आ रहा था। एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए आपके पास। सर अभी जो आपने इस क्लास में आपने बताई हैं चीज़ें, वो वाली मैं अगले जब मैं आर्टिकल बनाऊंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा। जैसे आपने फैक्ट फिगर्स बताए हैं और कुछ चीज़ें आपने कीवर्ड स्टफिंग के बारे में बताए हैं, जो नई नई चीज़ें बताई हैं वो मैं बाद में ऐड करूंगा अपने आर्टिकल में। वैसे सर मैं आर्टिकल में ना अपने ऐड करता रहता हूँ चीज़ें जो नई नई सीखता हूँ। सर मैंने सीखा था कि फ्लफ नहीं होना चाहिए, यूजर सेंट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिशन वर्ड्स आपने ही शायद बताया था एक अपनी क्लास में, और बाकी
मैं वीडियोस देखता हूँ, उनमें जो चीज़ें बताते हैं मैं उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट्स बनाता हूँ और अच्छा खासा आर्टिकल आ जाता है एंड में, और एक बार मैं वो चेक भी कर लेता हूँ आर्टिकल। अच्छा, प्रूफ रीडिंग के बारे में किसी को पता है? प्रूफ रीडिंग क्या होता है? नो सर। एनीवन? प्रूफ रीडिंग जी सर, आइडिया तो है, मतलब कि एक दफ़ा उसको चेक कर लेना कि रेलिवेंट है कि नहीं वेबसाइट के हमारी नीच के, तो इस तरह से। नहीं, कोई और? एनीवन? प्रूफ रीडिंग क्या होता है? सर प्रूफ रीडिंग में हम इसकी ग्रामर और इसकी सीक्वेंस को देखते हैं कि जो क्लाइंट पढ़ रहा है कि उसका सीक्वेंस ना टूट जाए। एग्जैक्टली। प्रूफ रीडिंग बेसिकली होता है कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जिनके लिए आप ब्लॉग्स लिख रहे होते हो, वो खुद पढ़ के जो है ना वो चेकआउट करते हैं कि ये ब्लॉग की अपीयरेंस मुझे किस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, कि ये जो ब्लॉग के कंटेंट है उस हिसाब से मेरी वैल्यू को फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका जो टाइटल लिखा हुआ है वो कंटेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि टाइटल बेस पे कंटेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। दैट्स प्रूफ रीडिंग। ठीक है, और इसके अंदर ग्रामर चेक भी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होना है वो इमेज क्रिएशन के ऊपर होना है और प्रूफ रीडिंग के ऊपर होना है, क्योंकि मेनली क्लाइंट्स जो होते हैं ना, ज़्यादातर क्लाइंट्स आपके एआई जो होते हैं ना वो कंटेंट एक्सेप्टेबल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है वो रीडेबल होना चाहिए, आधा सेंटेंस छोड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर बात की है तो वो पूरी अब आपने बात कंप्लीट करनी है। दैट्स कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। समझ आया किसी को? जी सर। आज का लेक्चर इतना ही है। मैं आपको जो है ना अभी लेक्चर अभी आज मैंने थोड़ा इस वजह से दिया है कि इसके बाद आपका टास्क स्टार्ट हो जाना है। जितने कैंडिडेट्स ने भी ब्लॉग लिखा हुआ है वो कल तक वेबसाइट के ऊपर विजिबल होना चाहिए, और इसके बाद मैंने इमेज क्रिएशन और कल का लेक्चर हमारा प्रूफ रीडिंग के ऊपर होगा। सर वो आप ईमेल सेंड करेंगे ग्रुप में जिससे हम वो लॉगिन कर सकेंगे इस तो वेबसाइट पे, और यूजर नेम हमें एंड अपना पासवर्ड ईमेल ही है, जैसा मैं बता देता हूँ। अच्छा, मेक श्योर करना आप जैसा से ब्लॉग लिख लिया ना, ये ब्लॉग लिख लिया आप सबने कंप्लीट। ठीक है, एंड में आपने मेंशन कर देना है यस सर। आतिक स्पेलिंग चेक करवाओ। आतिक ATTIQ सर, यस ATTIQ सर। नहीं, बस सिंपल लिख कर यहाँ पे क्रेडिट लिख देना है। क्रेडिट आगे अपना नेम लिख देना है। ठीक है, ठीक है सर। ताकि मुझे पता लगे किस किस कैंडिडेट ने लिखा हुआ है, और ये आपका जो है ना पोर्टफोलियो बेस में भी काउंट होता है। ओके, यस सर ये जो पावर वर्ड दिया हुआ है, पावर वर्ड होना चाहिए, इसके बारे में क्या पता है? पावर वर्ड्स किधर? यहाँ पे ये टाइटल के अंदर जो पावर वर्ड्स हम एसईओ कर रहे हैं उसमें पावर वर्ड्स इवैल्यूएट एक पावर वर्ड्स है। इस तरह के बहुत से लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आप अपनी ब्लॉग के अंदर एडअप करते हैं। अब मैंने जब चैट जीपीटी को कहा ना कि आप इस टाइटल को रीराइट करो, ये ठीक है, और मेक इट क्लिकेबल वे। क्लिकेबल वे से मुराद यही है कि उसने इसके अंदर पावर वर्ड ऐड करना ही करना था। ठीक है, ये चीज समझ आएगी सर। जी यस सर। सर एक बात और बताइएगा सर, इसमें जो एफएक्यूज हम ऐड करते हैं अपने ब्लॉग में, तो सर ये भी हमें चैट जीपीटी से लिखवाना है एफएक्यूज? हाँ, एफएक्यू आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। मैंने दो तरीके से बताया था। एक तो अगर आपके पास इस कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं सैमरश के अंदर, देन यू गो फॉर द एफएक्यू ऑफ दैट कीवर्ड। अदरवाइज आप जो है ना गूगल के ऊपर सर्च करोगे, जैसा मैं यहाँ पे सर्च आउट कर लेता हूँ डिजिटल आंसर में पब्लिक के बारे में किसी को पता है? जी सर, वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे भी नील क्वेश्चंस पटेल होते हैं। की एग्जैक्टली, वेबसाइट है। वहाँ से भी आप ले सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है, ये देख रहे हो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आप एडअप कर जी सर, सकते हो इस तरह इसके के अंदर। मैंने यूज किए। इस तरह के भी एडअप कर सकते हो। ओके,
ये क्वेश्चंस और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखोगे। सैमरश में देखना कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिस्ट ऑफ 15 कीवर्ड 15 क्वेश्चंस निकालो और 15 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दो अपने ब्लॉग के अंदर। सर तो इसके आंसर भी गूगल से उठाने हैं सर, या उसके नहीं, आंसर चैट जीपीटी से लिखना है और उसको कहना है मेक श्योर करना है कि आपने कीवर्ड की डेंसिटी 1 रखनी है हमारी। ठीक है, ओके सर, ओके। बाकी हाँ मैं बता रहा था लॉगिन किस तरह से करना है वेबसाइट के अंदर। सिंपल इज डैट। ओके, वैसे मैंने बता दिया था ना, मैं इस वजह से एक मिनट यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह